हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। इस प्रकार आप सबों के बीच परीक्षा से पहले परीक्षा वाले प्रश्न, जैसा कि रिसेंट में यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड तो प्रारंभ हो चुके हैं डाउनलोड होना। वहीं दूसरी ओर यदि हम लोग बात करते हैं आप लोग के एग्जामिनेशन से जस्ट 2 दिन पहले, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि 10 जून से ही एक एग्ज़ामिनेशन जो कि जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है। जिस सीडीपीओ के एग्ज़ामिनेशन में यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड जीके के आप लोगों के यहाँ पे 28 से 29 प्रश्न आप लोगों के देखने को मिले हैं, जो कि पेपर वन में जो आप लोगों का 28 के समथिंग प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उन्हीं 28 प्रश्नों को आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से चूँकि देखिए कल ही आप लोग का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है और जस्ट उसके बाद फिर से आप लोग का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो जिन जिन टॉपिक में यहाँ पे फोकस किया गया है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा समय निकाल करके इन टॉपिक्स को स्पेशली एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? फनी मुकुट राय की यदि हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी सुतियांबे थी और नागवंशी पहले राजा फनी मुकुट राय, इसकी पहली राजधानी सुतियांबे थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के समकालीन गिरफ्तार हुए थे? जहांगीर के समकालीन गिरफ्तार हुए थे तो कौन से राजा थे? वो राजा थे आपके दुर्जन साल। यहाँ पे चलिए हम लोग एक नागवंशी जितने भी राजाएं थे उनका क्या उनकी राजधानियाँ थी और किन किन अंग्रेज के वो शासन काल में गिरफ्तार किए गए थे, उनको हम लोग एक कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में हम लोग को काफ़ी मदद मिल सके। देखिए ये नागवंशी राज का एक आप लोग का स्लाइड आप लोग के समक्ष है और इसी स्लाइड से 2 प्रश्न सिर्फ आप लोग के पूछ लिए गए हैं। तो आप इसका अहमियत समझ सकते हैं कि नागवंशी जो राज्य संस्थापक है, साथ ही साथ उसकी राजधानियाँ कितना इम्पोर्टेंस बन जाता है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रश्न, फनी मुकुट राय की राजधानी क्या चीज़ बताया गया? सुतियांबे। और जो जहांगीर के समकालीन कौन से गिरफ्तार किए गए थे? तो दुर्जन साल। तो इस जो भी ये आप लोग का स्लाइड है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आने वाले समय में काफ़ी ये मददगार साबित होने वाला है आप सबों के लिए। देखिए पहले राजा थे फनी मुकुट राय जिसकी राजधानी थी सुतियांबे। दूसरे राजा थे प्रताप राय जिसकी राजधानी थी चुटिया। तीसरे थे भीमकर्ण और ये कर्ण की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले ये नागवंशी संस्थापक थे। इसकी राजधानी कोकरा या खुखरा थी। दुर्जन साल की राजधानी दोईसा। यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट। जगन्नाथ शाह की राजधानी पालकोट भोरो और रातूगाड़ ये अंतिम राजधानी थी, जो कि प्रताप उदयनाथ सहदेव की। नागवंशी राजाओं की पहली राजधानी प्रथम राजधानी सुतियांबे थी और अंतिम राजधानी रातूगढ़। और दुर्जन साल थे ये जहांगीर के समकालीन थे। यदुनाथ शाह ये फर्रुखसियर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में चाई चंपा हजारीबाग में मुख्यतः किस जनजाति का निवास था? तो यहाँ पे मुख्यतः संथाल जनजाति का निवास था। अगला प्रश्न है, मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झालदा में स्थानांतरित कर दिया था? तो वो राजा कौन थे? वो राजा थे पंचेत राजा। कौन? पंचेत राजा। अगला प्रश्न है, देखिए इतना डिफ़िकल्ट तो आप लोग के प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, बट देखिए कोई भी प्रश्न एक पूछा जाता है तो एक इजी प्रश्न होता है, एक मॉडरेट प्रश्न होता है और एक हार्ड प्रश्न होता है। बट ये तीनों प्रश्न निकल के कहाँ से आते हैं? तो ये तीनों प्रश्न निकल के आते हैं एक टॉपिक से। कोई भी टॉपिक आप लोग जैसे देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो कोई एक चैप्टर आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि उस चैप्टर से कुछ प्रश्न है जो कि वो आसान इजी पूछे जाते हैं और उसी चैप्टर से कुछ प्रश्न है जो कि वो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने से वो याद हो जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसको याद करने के लिए बार बार उसको रिकॉल करना पड़ता है, यानी कि वो हार्ड वाला प्रश्न उत्तर हो जाता है। तो बस इसमें भी वही चीज़ है कि इन प्रश्न भले ये प्रश्न आप लोग को हार्ड देखने को मिल रहे हैं, बट इससे हम लोग को रिलेट करना है कि उस टॉपिक से, उस चैप्टर से कौन से आसान प्रश्न बन रहे हैं, मॉडरेट प्रश्न बन रहे हैं जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहली बात आप लोग को समझनी होगी।
ये अब ये नहीं आप लोगों को समझना है, आप कमेंट में करने लग जाएंगे कि इतना टफ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भली भांति इस चीज़ से मुझे भी अवगत है, मुझे भी ये चीज़ जानकारी है कि इतना टफ प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, वो मुझे मालूम है। आप किसी भी पेड़ में देखते होंगे, पेड़ में हज़ार तरह की टहनियाँ होती है। कुछ टहनियाँ हैं जो कि वो मजबूत होती है, तो कुछ थोड़े से मजबूत होते हैं, तो कुछ अधिक मजबूत होते हैं। तो एक पेड़ में जिस प्रकार अधिक मजबूत होते हैं, अलग अलग तरह के फल होते हैं। कुछ फल देखिएगा कि थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है, कुछ फल अच्छा है और कुछ फल और भी अच्छे हैं, लेकिन पेड़ तो एक ही है। तो उसी प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रश्न इजी, हार्ड और मॉडरेट, ये तीनों प्रश्न निकल के आ रहे हैं एक ही चैप्टर से और एक ही टॉपिक से निकल के आ रहे हैं, एक सेपरेट टॉपिक और सेपरेट चैप्टर से निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में चूँकि ये जेपीसी लेवल का एग्ज़ामिनेशन था, पीटी मेंस ये इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, तो इसमें जो हार्ड वाला प्रश्न मान लिया जाए, ये 55 प्रश्न हार्ड वाला प्रश्न पूछा गया। तो ये हार्ड वाला प्रश्न देखना है किस टॉपिक से पूछा गया। ओ हाँ, इस टॉपिक से पूछा गया है, इस चैप्टर से पूछा गया है। तो इस चैप्टर से ईजी प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न है जो कि वो ईजी प्रश्न है, हम लोग को वो चीज़ देखना है। तो यहाँ जो भी 25 प्रश्न बताए जा रहे हैं, इन 25 प्रश्न को आप लोग 25 चैप्टर 25 टॉपिक निकालना है और तुरंत जा कर के आप लोग को ओवरव्यू कर लेने हैं इन 25 टॉपिक का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई होप सो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे। और जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो इसी वे में एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ लेवल का, अन्यथा आप कितनों ही बड़े से बड़े एग्ज़ाम, कितनों ही छोटे से छोटे एग्ज़ाम, सारे प्रश्न तो आप लोगों के बुक से ही, जो आप लोग का नॉर्मली बुक देखते होंगे, लूसेंट बुक, ये सब बुक उसी में ही मिलते होंगे मटेरियल। तो फ़र्क होता है सिर्फ लेवल का। अगला प्रश्न है, और आप लोगों के लेवल में किस पैटर्न आधारित आप लोग के प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आप लोग का प्रैक्टिस सेट जो अभी अंतिम प्रहार के रूप में ऑलरेडी आप लोग का 3 प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया है। आप उन प्रैक्टिस सेट को लगातार करते आएँ। आप लोगों के एग्जामिनेशन होने तक आप लोग के अंदर में बहुत ही एनर्जी, आप एनर्जेटिक फील महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस आप लोग महसूस करेंगे। मेन है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस, वरना आप कितनों ही 2 पुस्तक 4 पुस्तक 10 पुस्तक पढ़ लें, यदि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, कोई मोल ही नहीं रह जाता। एक पर्सन जो थोड़ा ही एक ही पुस्तक को पढ़ा है, एक ही बार पढ़ा है, और एक पर्सन है जो कि मान लिया जाए 2 पर्सन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम के लिए सिर्फ किताबी कीड़ा बनना नहीं होता है, सभी तरह से आप लोगों को परफेक्ट बनना होगा, स्मार्ट बनना होगा आजकल के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने के लिए। वरना जो स्टडी मटेरियल है वो तो आपको हर एक जगह मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जगह जगह पर। मेन है स्मार्टनेस आप लोगों के अंदर में लाना, लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा सोचना। अब ये नहीं कि पुस्तक निकाल लिए, पहला पेज से अंतिम पेज तक हम लोग रीडिंग डाले जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। ये हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क यही है कि आप लोग को टॉपिक और झारखंड जीके के अलावा भी आप लोग का ये प्रॉपर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। सो वहाँ से इसके पीडीएफ को लोड कीजिएगा। और जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था वाला है, पॉलिटी वाला जो हिस्ट्री है और जो ज्योग्राफी है, जो पॉलिटी में टॉपिक आप लोग को बताए गए थे, जैसे कि 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, पंचायती राज व्यवस्था, और जो स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, आर्टिकल बेस्ड, मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और जो आप लोग का भाषा से रिलेटेड बताया गया था, पुस्तक से रिलेटेड, साथ ही साथ राजधानी, ये सब से रिलेटेड। तो टॉपिक वाइज आप जाके देखिएगा तो टॉपिक आप लोग के सारे टॉपिक वहाँ पे कवर किए गए। पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज से भी एक प्रश्न पूछा गया है, भाषा से भी एक प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक से भी एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो राजा कौन थे?
वो राजा थे अर्जुन सिंह राजा। और हाँ, यदि बैक टू बैक यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है प्लेलिस्ट का, अन्यथा चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए। वहाँ पे अंतिम प्रहार के रूप में आप लोग का एक प्रैक्टिस सेट का अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। उसमें जितने प्रैक्टिस आ रहे हैं वो सारे आप लोग के एग्ज़ाम रिलेटेड प्रश्न ही लिए जा रहे हैं। आप एक प्रैक्टिस सेट को कर को देखिए, आपको खुद अपने आप में अंदाज़ा आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रश्न है या फिर नहीं है। नहीं होंगे तो उसी समय आप प्रैक्टिस सेट छोड़ दीजिएगा। झारखंड राज्य में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन खनिज पाया जाता है? यदि इसमें से ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग दिया गया है, यदि पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शन में से झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा होता है, सर्वाधिक खनिज पाया जाता है, तो इन ऑप्शन में से लौह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है। बट पूछा जाता है कि यदि ये सेंस देखिए, चूँकि उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन में दे दिया गया है। यदि आयोग सेंस लेकर के चल रही है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में झारखंड में सर्वाधिक किसका अधिक पाया जाता है, तो उस केस में फिर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बट वो आयोग का आंसर की देखने वाली बात है कि क्या आंसर की देती है। बट यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है, ग्रेफाइट, क्यूपराइट और लौह अयस्क, इसमें से सर्वाधिक जो पाया जाता है खनिज वो है लौह अयस्क। धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है? तो दलमा पहाड़ी क्षेत्र में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिण एवं पश्चिम भाग को सीमांकित करती है? तो वो नदी कौन सी है? वह नदी है शंख और कन्हर नदी। अब देखिए, नदी एक टॉपिक यहाँ से आप लोग का छांट के निकल के आ गया कि नदी से प्रश्न पूछा गया है। तो नदी से जो भी आसान प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग को देखना है। जैसे दामोदर नदी, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, जिसे हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। तो झारखंड में जितने नदी हैं उनके विशेषताओं को पढ़ लेना है। जैसे स्वर्णरेखा नदी, झारखंड की एकमात्र नदी जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो उसी प्रकार आप लोग की जो नदी है, जैसे झारखंड में एकमात्र नौगम्य नदी, वह नदी मयूराक्षी नदी हो गई। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी सकरी नदी हो गई। तो उसी प्रकार कुछ प्रचलित नदियां हैं उनके विषय में देख लेना है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये शंख नदी जो कि आप लोग का गुमला से ये उद्गम होता है। कहाँ से? गुमला से, चैनपुर नामक प्रखंड से। प्रखंड यदि एग्जैक्ट लोकेशन बात करते हैं, चैनपुर प्रखंड गुमला से इसका उद्गम होता है। कन्हर नदी ये आप लोग का सरगुजा छत्तीसगढ़ से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में झारखंड का कितना क्षेत्रफल है? 2.42% क्षेत्रफल को घेरे हुए है झारखंड। अब यहाँ पे क्षेत्रफल हम लोग को देख लेना है कि झारखंड का कितना है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये दो भागों में बटा हुआ है, 77, 9, 22 और 17, 92 में। 77, 9, 22 ये आप लोग का ग्रामीण क्षेत्रफल हो गया। 17, 92 ये शहरी क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का 15वां स्थान है। तो इसी प्रकार सिर्फ आप लोग को एक टॉपिक यहाँ से चूज करना है कि हाँ ये टॉपिक हो गया, और इसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग को देखना है। जैसे क्षेत्रफल से हो गया, तो झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो आप लोग का वेस्ट सिंहभूम, कहने का तात्पर्य है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो गया झारखंड का, जिसमें कि यदि हम लोग बात करते हैं तो 7224 उसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। वहीं पे यदि हम लोग सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला बात करते हैं तो वो आप लोग का रामगढ़ जिला, और जो कि झारखंड का सबसे अंतिम बना हुआ जिला भी ये आप लोग का रामगढ़ जिला ही है। 1341 एरिया स्क्वायर में यह फैला हुआ है। झारखंड राज्य के किस जिला में विध्यन, बालूका, प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? गढ़वा जिला में। अब देखिए यहाँ खनिज की, जैसे लौह अयस्क हो गया, तो लौह अयस्क के किस एरिया में आप लोगों का पाया जाता है? ये झारखंड हो गया। जैसे ये गढ़वा का स्थान बता दिया गया, बालू पत्थर, चूना पत्थर यहाँ पे इस इलाके में पाया जाता है, गढ़वा और पलामू इलाके में। आपसे पूछा जा सकता है
कि लौह अयस्क, तो लौह अयस्क इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में आप लोग का लौह अयस्क पाया जाता है। कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में आप लोग के कोयला पाए जाते हैं। तो इस प्रकार रिलेट करके उससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग को खुद ब खुद सोचना है। झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान हैं? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को 32 चलना है। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 32 हो जाएगा, बट यदि वर्तमान करेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहीं पे 33 हो जाएगा, क्योंकि 33वीं जनजाति हाल ही में आप लोग का पुरान जनजाति, इसे भी आप लोग का प्रस्तावित कर दिया गया है झारखंड में 33वीं जनजाति के रूप में। बट ये प्रश्न दे करके आयोग बहुत ही अच्छा कर दिया है। आई होप सो कि आप लोग के एग्ज़ाम से पहले इसका आंसर की आ जाए, ताकि आप लोग को भी मालूम चल जाए, वरना इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन भी होंगे कि 32 मारे कि 33 मारे। चूँकि ये 33 होने के बाद आयोग अभी तक किसी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ली है जिसमें कि ये प्रश्न पूछा गया हो। तो ये प्रश्न पूछ करके आयोग बहुत ही अच्छा काम की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम उत्पादन, बुनाई और इन उत्पादों के व्यापक विपणन को बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना की? तो किस निगम की स्थापना की थी? झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास की। अगला प्रश्न है, देश के कुल खनिज संसाधन का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो देश के कुल खनिज का 40% जो खनिज है वो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड में सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप किस जिले में पाया जाता है? FPS। तो ये किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? ये आप लोग का रांची जिला में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को मंडी ओरा कहते थे? मंडी ओरा कहते थे। तो मंडी ओरा यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मुंडा जनजाति। अब यहाँ पे प्रश्न तो भले ये डिफ़िकल्ट पूछ दिया गया है मुंडा जनजाति से, तो अब हम लोग को मुंडा जनजाति से आसान आसान देखना है कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर संथाल, दूसरे नंबर पर उरांव, तीसरे पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो जनजाति। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो ये जनजाति का सीक्वेंस सबसे पहली बात आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद एक प्रश्न आप लोगों का पूछा जाता है, उस चीज़ को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। घोटुल, घोटुल हो गया, सॉरी, घोटुल आप लोग का संथाल का हो जाएगा। घोटुल, घुमकुरिया और ये इसका हो जाएगा गीती ओड़ा। तो ये क्या चीज़ है? ये आप लोग का युवागिरी होता है। संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल, उरांव जनजाति के युवागिरी को घुमकुरिया और मुंडा जनजाति के युवागिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसी को आप लोग का ओरा से रिलेट कर लेना है, ओरा को। कुछ प्रश्न होंगे जो कि आप लोग को कॉन्सेप्चुअल बेस भी, इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये नहीं समझना कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ही कॉन्सेप्चुअल बेस प्रश्न पूछे जाएंगे। सो अगला प्रश्न है, थेनदिरी का संबंध किस जनजाति से था? थेनदिरी का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? तो मुंडा जनजाति से। जो एड़पा का संबंध किस जनजाति से है? जो एड़पा का संबंध किस जनजाति से है? तो जो एड़पा ये उरांव जनजाति से है। शासनदिरी की प्रथा निम्न में से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं थी? शासनदिरी, तो शासनदिरी आप लोग का ये बिरहोर जनजाति में प्रचलित नहीं है। श्रीनिवास पानोरी किस भाषा के कवि हैं? तो श्रीनिवास पानोरी खोटा भाषा के कवि हैं। आयोर तिपी बिहवा किस समुदाय में प्रचलित है? आयोर तिपी, तो इस प्रकार की नामक विवाह हो जनजाति में प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल्ट हो गया है, पोन हो जाएगा। पोन नामक वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित था? पोन, तो पोन किस जनजाति में ये प्रचलित है? हो जनजाति में पोन नामक वधु मूल्य प्रचलित है। 12 हजारी और 13 हजारी नामक उप समुदायों का संबंध किस जनजाति से था? 12 हजारी और 13 हजारी, तो 12 हजारी और 13 हजारी ये आप लोग का चेरो वंश से संबंधित है, जो कि स्वयं
वंशज के ये लोग अपने खुद को मानते हैं। अब जिस प्रकार यहाँ पे 12 हजारी 13 हजारी के प्रश्न पूछा गया, उसी प्रकार एक होता है 18 हजारी, जो कि जनजाति है खरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति खुद को 18 हजारी के नाम से पुकारती है। जैसे चेरो जनजाति के लोगों को 12 हजारी और 13 हजारी के नामों से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार खरवार जनजाति के लोगों को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये खरवार जनजाति के लोग स्वयं को सत्य के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये खुद को सूर्यवंशी मानते हैं और सत्य के लिए किसी भी तरह किसी भी हद तक ये पहुंच सकते हैं। यानी कि अपने आप में खुद को भी किसी जो भी इसके समक्ष होंगे वो सभी चीज़ को बलिदान करने के लिए ये तैयार है, लेकिन सत्य झूठा जरा सा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन? खरवार जनजाति के लोग। और ये खरवार जनजाति जो होती है ये जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पे है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो के बाद ये 5वीं जनजाति है खरवार जनजाति। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागवंशी दरबार से जुड़े संत हरिनाथ मूलतः किस राज्य के थे? संत हरिनाथ ये किस राज्य के थे? तो ये आप लोग के महाराष्ट्र राज्य से थे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है देखिए, लेकिन डिफ़िकल्ट चूँकि ये एग्ज़ाम ही है, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इसलिए डिफ़िकल्ट प्रश्न पूछे गए। जैसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर हटिया रांची कितने गृह मंदिरों का समूह है? तो इस प्रश्न का वैसे तो सही आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए मंदिर से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया, तो हम लोग का एक टॉपिक मिल गया कि आसान प्रश्न हम लोग का देख लेना है मंदिर सेक्शन से, कि मंदिर में कौन कौन से मंदिर है जो कि आप लोग के सर्वाधिक प्रचलित, कहीं कहीं किसी ज़िले में सर्वाधिक प्रचलित आप लोग के मंदिर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाबा धाम, देवघर, बैद्यनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि बैद्यनाथ मंदिर कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कितने शक्तिपीठों में से एक है? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक। और ये बैद्यनाथ मंदिर आप लोग का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के लिए भी प्रचलित है बैद्यनाथ मंदिर। उसी प्रकार बहुत सारे आप लोग के मंदिर है जो कि पूछे जाते, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा। पहाड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रजरप्पा मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो मंदिर सेक्शन को एक बार आप लोग को ओवरव्यू कर जाना है। बाकी चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं।